देश के अलग अलग हिस्सों में यूं संदिग्धों का मिलना, आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों का मिलना, ये बड़ी चिंता की बात है। देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर, वो भी इतनी ज्यादा तादाद में अगर विस्फोटक साथ में मिलते हैं तो। बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पहले जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। OGW की हम बात करते थे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां पर बने हुए हैं, छिपे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश रहती है। लेकिन ये तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया जब जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा, यूपी और बाकी राज्यों से भी कनेक्शन मिल रहे हैं और वहां से भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं। और ये तो और ज्यादा खतरनाक है। 360 किलोग्राम RDX मिला है, 2 AK-47 मिली है। देखिए रत्ना जी, ये बहुत ही एक आपने जो भी बोला है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये एक सीरियस एक डेवलपमेंट है, क्योंकि हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे मैं इसको यहाँ पे रेज करता हूँ। पहला ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स हो गए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, बिकॉज एक बार पहले, अभी कुछ महीने पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पकड़ा गया था। तो हम देख रहे हैं ये जो रेडिकलाइजेशन हो रही है सोसाइटी में और जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में, वो एक समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर शक आपको कभी नहीं जाएगा। एक डॉक्टर के ऊपर कभी एक्चुअली शक नहीं करेंगे। अगर एक डॉक्टर एक अपना घर बनाता है और उस घर में ऐसी आपको चीजें आपको मिलती हैं तो आपका शक एक डॉक्टर पे नहीं जाएगा। दूसरा है कि ये जो सामान है ये दिल्ली NCR तक पहुंचा कैसे, बिकॉज ये बहुत जरूरी होगा ATS को, और आई थिंक इसमें NIA को भी आना पड़ेगा इसको देखने के लिए कि ये जो इसका जो ट्रेल है वो कहाँ से है, कौन से स्लीपर सेल एक्टिव है आज जो दिल्ली NCR के आसपास। तो हम ये देख रहे हैं कि एक दिल्ली NCR की तरफ ये फोकस है टेररिस्ट। आप कह रहे हैं कि देश के बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश। सॉरी सर, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर। चिंता वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक मिले कैसे यहां तक पहुंचे और आगे क्या इरादा था देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने का। मेरे साथ में खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही वेद भूषण सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस से। आप दोनों का ही एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी न्यूज इंडिया पर। राजन कोचर सर, जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों का होना, फिर स्थानीय लोगों को आतंक से जोड़ लेना, OGW जो कि लगातार आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे थे, ये बड़ी चिंता की बात थी। एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में चले, लेकिन ये चिंताएं बढ़ती हुई तो नजर आ रही हैं। यहाँ हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, सीधे आतंक से जुड़े हुए तार, और इतनी बड़ी तादाद में अगर विस्फोटक मिले हैं तो इसे कैसे देखें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक चेंज ऑफ स्ट्रेटजी हो रही है अभी, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब आप देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अंसर गजवात उल हिंद, अब ये नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है सामने। इसका ये मतलब है कि इसकी जो एट्रिब्यूटबिलिटी हम इसमें देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा लश्कर ए तौयबा की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मोहम्मद, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ा रहता है। अब जब एक ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो उसमें एक कल्पेबिलिटी फैक्टर जो होता है, जो पाकिस्तान की तरफ इसको इशारा एक्चुअली करता है, वो पाकिस्तान अपने एक डिनाबिलिटी मोड में आ सकता है। दूसरा एक चीज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पढ़े लिखे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है, जैसे कि हमने डॉक्टर्स भी देखे, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देखे। अगर आप 3-4 महीने पीछे अपना चले जाएं और जितने भी टेरर मॉड्यूल्स को ATS ने इसको खत्म किया है, तो इसमें इस टाइप के लोग आपको इसको सामने आ रहे हैं। इसका मतलब लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर शक नहीं होता है और इसीलिए ये आराम से अपना एक सेफ हाउस अपना बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट है ये जो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में मैं बात करूंगा। पहले हम देखते थे RDX का जो इस्तेमाल हो रहा था, अभी एक
इसको अमोनियम नाइट्रेट जैसा केमिकल सामने आया है। और इसकी खासियत ये है, एक डुअल यूज आइटम है ये। आप एक एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है और ब्लास्टिंग एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होता है, और ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। इसका मतलब कि अगर आप ये इसको एक केमिकल से, एक्सप्लोसिव के साथ अगर आप इसको मिक्स करके एक बॉम्ब बनाएंगे तो वो कंबशन को एक्सेलरेट करता है। तो इसलिए ये इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है बिकॉज ये एक रेडिली अवेलेबल है, आपको उसको कहीं से लाने की इसको जरूरत नहीं पड़ती, और इसको एक बॉम्ब, एक क्रूड बॉम्ब असेंबल करने के लिए कोई ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो आप ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि आप एक्सप्लोसिव इस तरीके से अपना बना सकते हैं, देश के अंदर भी बना सकते हैं, और जो लोग आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर कोई शक और सुबह नहीं आएगा। और तीसरा ये है कि आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन का इसको नाम लेके आया जा रहा है सामने, जिसने कई सालों तक ये कोई एक्टिविटी नहीं करी है, पर अब ये ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइटलाइज किया जा रहा है, और ये अलकायदा के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जाकिर मुजा की आइडियोलॉजी पे काम करती है। तो अब ये जो स्ट्रेटजी सामने आ रही है, आई एम श्योर एनआईए भी इसमें इसको दखल अपना देगा। एनआईए की भी रडार में ये ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी होगी अभी, और हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका ट्रेल, अब हमने देखा कि आज हमने फरीदाबाद में देखा, पहले हमने आपके गांधीनगर में देखा, और एक चीज और आ रही है, इन लोगों ने जिन एरियाज का रेकी किया था, एक है आजादपुर मंडी, एक है नरोदा फ्रूट मार्केट जो अहमदाबाद में है, और एक है आरएसएस ऑफिस जो लखनऊ में है। तो आप देख सकते हैं ये जो सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है इन जगह में, और डेंस क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आपको लोग मिलेंगे। तो ये इनके टारगेट्स हो सकते हैं, और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हमारी इसको पुलिस को और खासतौर पे एटीएस को, कि हम अभी तक इनको पकड़ में ला पाए हैं, और आने वाले वक्त में भी अब इसको कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं जो इनके जो तार हैं वो बहुत फैल चुके हैं इसको भारत के अंदर, और इतने सारे स्लीपर सेल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जिनके ऊपर आपका शक भी नहीं जाता नॉर्मल एक्चुअली कोर्स में। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल मैं इसको देखता हूं सामने, बिकॉज हर एक चीज पुलिस नहीं कर सकती, हर एक चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एक सिविल सोसाइटी का भी बहुत रोल होता है कि आपके नेबरहुड में किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, आपको अगर उस पर शक है तो पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट करें। और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से, हमारे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी भी एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फैल रहे हैं हमारे देश में, इनको रोकने के लिए पुलिस सफिशिएंट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सोशल जिम्मेदारी हम सबको देखनी होगी। आपने ये भी बताया आरडीएक्स का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और क्या कुछ इनकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वेदभूषण सर, जो अभी राजन कोचर सर ने भी कहा कि पिछले कुछ टाइम में हमने ट्रेंड देखा है कि सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर, ये सब कैसे बहक जा रहे हैं, ये सब कैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमने ये भी देखा पहलगाम घटना के बाद जब देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी, जगह जगह हमने देखा जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन, अब गुजरात से संदिग्ध पकड़े जाना, फिर हरियाणा से पकड़े जाना, यूपी से पकड़े जाना। इसमें पहले ट्रेंड देखा जाता था कि गरीब हैं या तो अशिक्षित हैं या तो वो हैं जिनके पास कोई काम रोजगार है नहीं, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों को आतंकी संगठन कैसे अपने साथ में जोड़ रहे हैं और कैसे ब्रेन वॉश हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ ना। वेदभूषण शायद आप म्यूट है क्या, देखिए। वेदभूषण सर, आवाज मिल रही है आपको? अब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए प्लीज।
देखिए रचना जी, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है, क्योंकि ये अनपढ़ और जाहिल किस्म के जो अभी तक टेररिस्ट होते थे, हाँ, उनसे इतना बड़ा खतरा नहीं था। बिल्कुल। जिस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई है अनंतनाग से, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी वो एरिया है जहां से मैक्सिमम टेररिस्ट आउटफिट्स खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम उग्रवाद की जो घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे J&K में होती रही है। एक पोस्टर की शुरुआत जब इस मामले के अंदर हुई और एक डॉक्टर आइडेंटिफाई हुए, और वो डॉक्टर सहारनपुर में नौकरी कर रहे हैं अस्पताल के अंदर, डॉक्टर आदिल, जब उनके तमाम चीजें खंगाली गई तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ATS ने उनके जो लॉकर था, हॉस्पिटल के अंदर लॉकर, उसके अंदर एक AK-47 मिली। तो तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी वो चौकन्नी हुई, और उन्होंने तमाम तरह की जो उनके कॉल डिटेल्स थे, उनकी तमाम जो चीजें खंगाली, तो पता लगा कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उसी नेटवर्क के तहत ये मुजामिल और एक मौलवी की गिरफ्तारी भी हुई है। और अभी हाल में जो फरीदाबाद से जो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद हुआ है, ये एक बहुत बड़ी मात्रा है, और बहुत बड़े वारदात को सरंजाम देने में इतनी मात्रा काफी कामयाब हो सकती है, बल्कि पुलवामा जैसा अटैक भी किया जा सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें एक झारखंड, एक लखनऊ और इस तरह से तमाम स्टेट के हैं। इसलिए मेरा कहना इसमें यह है कि चूंकि इसके जो इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस है, इसकी जांच NIA के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिंक पाकिस्तान से और दूसरी तमाम जगह से, बल्कि दूसरी दुनिया के कोने से भी मिल सकते हैं। जिस तरह से जोहरान ममदानी को लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह से मुस्लिम क्रांति की एक आवाज सुनाई दे रही है, तो ये चीजें और भड़क सकती हैं। बल्कि मेरा ये कहना है कि ये एक जैन जी की तैयारी की तरह आप इसको लें कि ये जनरेशन जैन जी की जो लड़ाई थी, ये यंगस्टर्स की लड़ाई है। मुस्लिम जो यंगस्टर्स हैं, जिस तरह से ममदानी की जीत हुई है न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में, ये एक बहुत चौंकाने वाली चीज है कि पूरी दुनिया आज देख रही है कि आने वाले समय में शायद मुस्लिम साम्राज्य, उस तरह से आप लें, मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना चाहता, परंतु ये इतनी सेंसिटिव और डेलिकेट चीज है, क्योंकि इसमें कोई हिंदू एलिमेंट नहीं है। तीनों गिरफ्तारियां मुस्लिम है, और तमाम के लिंक J&K से, झारखंड से, लखनऊ से कनेक्टेड हैं। तो तमाम चीजें बड़ी संगीन हैं और इशारा कर रही हैं कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर बहुत बड़े वारदात को करने की इनकी नियत थी। लोगों को बहकाना, बरगलाना इतना इजी कैसे हो गया? कैसे ये पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए? इनका माइंडसेट कैसे बदला या कैसे तैयार किया गया? वो बुनियाद क्या हो सकती है? साथ ही साथ मैं ये भी पूछने वाली थी, चूंकि हमने देखा है दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स जो अभी गुजरे हैं और आने वाले टाइम में, चूंकि अब तक शादियों का सीजन भी चल रहा है, भीड़भाड़ वाली जगह भी है, साथ ही मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ है, अब क्रिसमस, न्यू ईयर, उसके बाद 26 जनवरी, ये बैक टू बैक ऐसे मौके हैं ना जिनकी फिराक में आतंकी रहते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, ऐसी जगहों को चुने इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए। क्या उस इरादे से देखें ये जो बड़ी तादाद में आतंकी पकड़े जा रहे हैं, या फिर इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक मिला है? बिल्कुल, ये एक तरह से तमाम तैयारियों की तरफ एक इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नए साल पर या त्योहारों पर, या जिस तरह से वर्ल्ड के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो मामला या क्रिश्चियन और मुसलमानों का मामला बन रहा है, आपको उससे भी इसको लिंक करना है, क्योंकि ये आम अपराधी नहीं है, ये एक टेररिस्ट आउटफिट है। और इतनी एक AK-47 ऑब्टेन करना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन चीज है, और इतनी बड़ी मात्रा के अंदर अमोनियम नाइट्रेट किस उद्देश्य से किया गया था? केवल और केवल बहुत बड़ी वारदात को संजाम देना था। ये धन्यवाद है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, तमाम ATS का, जिन्होंने तमाम वक्त रहते ये एक्सपोज कर दिया। और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, अब इसमें बहुत सारी चीज निकल कर आने वाली है, बहुत सारी गिरफ्तारियों की संभावना रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। इसमें तमाम मनी ट्रायल इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, इनकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी, इनके पाक के साथ क्या कनेक्शन थे, ISIS के क्या कनेक्शन थे इनके साथ, अलकायदा के क्या रिलेशन थे। बहुत सी ऐसी आउटफिट्स खड़ी हो गई हैं, जो नई नई आउटफिट्स आ रही हैं, उसके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठी की जाती रही। इसी वजह से तो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। और आने वाला समय बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट है, क्योंकि वर्ल्ड के सिनेरियो पर जिस तरह से चीजें घटित हो रही हैं देश के आसपास, जिस तरह
तरह से जेएनजी किया गया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर हाथ बन रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे। और इस तरह के एलिमेंट्स, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं जो इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इलेक्शन का मौका है, बिहार में इलेक्शन है और बहुत सारी जगह पर इलेक्शन होने की संभावना है और बहुत सारे बदलाव, राजनीतिक बदलाव हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दुनिया के अंदर छटपटाहट है कि हिंदुस्तान इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, कि इतनी बड़ी इकोनॉमी क्यों बन गया है। तो इसको तमाम नेस्तनाबूद करने की हिंदुस्तान की ये एक कवायद के रूप में देखा जाए और ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है। इसके बारे में तमाम एनआईए को जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जो एटीएस है या जो लोकल स्टेट पुलिस है उसका इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके इतने जो पैरामीटर्स हैं इन्वेस्टिगेशंस के इतने बड़े नहीं होते। इसलिए उम्मीद है कि शायद आने वाले समय इसकी जांच एनआईए करे, जिससे तमाम और बड़े खुलासे हो सके, तमाम जानकारियां निकल कर आ सके और इस तरह लोगों पर लगाम लगाई जाए। और रक्षा के लिहाज से ये घटनाएं बढ़ना और इस तरह के केसेस सामने आना ये कतई ठीक नहीं है, जहां युवाओं को बरगलाया जाए। और अभी तो हम कुछ गिनती के इन संदिग्धों को देख रहे हैं, आतंकियों को देख रहे हैं, ये एक बड़ा जाल हो सकता है। लेकिन राजन कोचर सर, क्या इसे धर्म से जोड़ना ठीक है क्या? नहीं, इसको ये हमको नहीं एक्चुअली जोड़ना चाहिए। हमारे पास 20 करोड़ की पॉपुलेशन है जो मुस्लिम्स है, उसमें अगर आप एक परसेंटेज देखेंगे तो ये इसको 1% भी नहीं होंगे इस टाइप के लोग। तो जो 99% मुस्लिम्स हैं वो देशभक्त हैं और वो भारत का अच्छा सोचते हैं। तो हमको इसको बिल्कुल इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, गलत होगा अगर हम जोड़ेंगे इसको। अब जो अब फैक्ट्स जो आते हैं, देखिए इसमें मुस्लिम्स क्यों निकलते हैं। जब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो टारगेट होता है या जो रेडिकलाइज होता है, ये मुस्लिम ही क्यों रेडिकलाइज होता है। हाँ। और इसकी एक्चुअली वजह है, और खास तौर पे मैं इसकी वजह पे जाना चाहूँगा। और जैसे आपने सवाल एक्चुअली किया था कि इसका रीज़न क्या है कि इस तरीके के जो पढ़े लिखे लोग वो ये अपना रेडिकलाइज हो रहे हैं। एक बहुत इसको रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स आज हैं और मैं इनको देखता हूँ, वो एक रिलीजियस हेट की तरफ जा रहे हैं। और जब हम एक रिलीजियस हेट देखते हैं, जब सोशल मीडिया में आता है और एक तरफा आप इसको एक कौम को अलग कर देते हैं दूसरी कौम से, तो वो एक डर फैलाता है इन लोगों के माइंड में कि क्या ये हमारे साथ ये हो रहा है। बिकॉज ऐसे फेक वीडियोस मैंने देखे हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और वो इनके जहन में चला जाता है। और ये जो इनकी जो डॉक्ट्रिन है, ये कोई 1 या 2 साल में नहीं होती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, और अगर आप DGISPR जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, वो जब आप जो है डिटेल में जाइए कि वो किस तरीके से भारत में ऑपरेट कर रहा है, और खास तौर पे JNK में देखिए ये प्रोसेस JNK को टारगेट करता है। और JNK के बाद जो भी इनके भाईबंद होते हैं जो दूसरी जगह अपना रहते हैं, अगर आप इनको देखें, ये दोनों डॉक्टर जो पकड़े गए हैं ये पुलवामा के थे, जो एक पर्टिकुलर एरिया के थे JNK में, जहां पे खास तौर पे रेडिकलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एक्चुअली मात्रा में है। और हम JNK में मैंने अपनी 3 टेन्योर काटी है, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पे लोगों को कैसे प्रभावित किया जाता है पाकिस्तान के हैंडलर्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। और भी इनके पास लिटरेचर है जो कई बार अनंतनाग में एक पब्लिकेशन हाउस पकड़ा गया था, वो हर एक महीने एक मैगजीन निकालता था और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाखों में होती थी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क भारत में काम कर रहा है और इनको टारगेट कर रहा है, इनको ऐसी
खबरें एक्चुअली देके और इनमें एक्चुअली नफरत पैदा करके अब बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि कुछ असर, कुछ माहौल पहले से होता है, बस उसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश सीमा पार बैठे हुए जो आतंकी संगठन है वो करते हैं, और जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं जिस पर सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए, इन्हें खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है उसमें वाकई चौंकाने वाली चीजें अब तक सामने आई हैं। राजन कोचर सर, वेदभूषण सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया के लिए टाइम निकालने के लिए और इस ज़रूरी डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।